हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है 28 जुलाई 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एंड गाइस, वीडियो आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगी। सो इस वीडियो का PDF फाइल का लिंक अगर आप चाहते हैं तो हमारा जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे एंड वीडियो का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाएं एंड आप सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। एंड प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस बैंक के द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RBI के द्वारा। जो RBI है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020 जो है वो जारी की है। अब ये क्या है रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। देखिए, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है ये RBI के द्वारा जारी की जाती है, आप समझ गए होंगे। मतलब ये एक साल में 2 बार जारी की जाती है, मतलब एक अर्धवार्षिक प्रकाशन होता है, मतलब 6 महीने में एक बार जारी होती है, फिर दोबारा से 6 महीने में ये जो है वो जारी की जाती है। और ये जो रिपोर्ट होती है इसमें भारत की जितनी भी वित्तीय प्रणाली है उसका पूरा का पूरा एक तरीके से इवैल्यूएशन यहाँ पे यानी मूल्यांकन किया जाता है। ये वित्तीय क्षेत्र के विकास और जितने भी विनियम हैं उनके मुद्दों पर चर्चा करती है। तो ये है वित्तीय जो हमारी ये रिपोर्ट है इस बार की, तो जारी किसके द्वारा की गई है, RBI के द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा यहाँ से एक और न्यूज़ सुनिए कि भाई RBI ने अभी एक आशंका जताई है, बहुत गहरी आशंका। क्या है कि भाई जो बैंक की जो NPA है, NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हिंदी में इसे बोला जाता है गैर निष्पादित परिसंपत्ति। तो इसका जो परसेंट है ना वो अब जो मार्च 2021 है वहाँ तक बढ़ सकता है। यानी अगर हम कंपेयर करें अब का जो मार्च 2021 था उसमें जो ये NPA था ये 8.5% था, लेकिन अगले साल 2021 तक ये आशंका जताई जा रही है RBI के द्वारा कि 8.5 से बढ़कर कितना हो सकता है, 12.5 हो सकता है। अब ये जिसका मैंने नाम दिया है NPA, ये है क्या, तो देखिए एक तरीके का मतलब बैंक का वो कर्जा होता है जो डूब गया होता है और फिर से वापस आने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। कि भाई कभी कभी बैंक आपने सुना होगा कि लॉस में चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बैंक का जो लोन है वो पूरा का पूरा डूब गया है, ऐसा कर्ज, और भाई वो दोबारा से वापस नहीं आ सकता, उसे ही बोला जाता है NPA। तो अब ये बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी ये अच्छी जो है आशंका बिल्कुल भी नहीं है। तो किसके द्वारा जताई जा रही है, तो ये जताई जा रही है RBI के द्वारा। अब इतनी सारी बात हमने कर ली तो RBI के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग वगैरह से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है RBI के बारे में। तो चलिए फिर RBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फुल फॉर्म आप सभी ने सुन ली, RBI की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से रिपीट करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की फुल फॉर्म है। इसके अलावा बात करें RBI की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत इसकी जो है स्थापना हुई थी। और इसका जो केंद्रीयकरण हुआ था, आपके लिए राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो हुआ था RBI का, वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में जो है वो RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रह गया एक क्वेश्चन कि RBI का हेडक्वार्टर या RBI का मुख्यालय कहाँ पे है। RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो क्लियर चल ही रही होंगी धीरे धीरे करके। अच्छे से बिल्कुल आप क्या करें, चीज़ों को क्लियर रखें। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए कि पूछ लेते हैं भाई कभी कभी कि RBI किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंकों को कहा जाता है बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे देश के अन्य वाणिज्य बैंक होते हैं उनको लोन देने का काम भी करता है, इसलिए इसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। तो आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, RBI। मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज फिर से RBI से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ें क्या है, RBI ने किस देश के लिए
400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप किया गया है, ये किया गया है श्रीलंका के साथ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो ये श्रीलंका को सहायता दी जा रही है, भी कोविड-19 की तरह जो आर्थिक संकट देश पे मंडरा रहा है, उस टाइम पे ये जो करेंसी स्वैप हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच, ये दोनों देशों के जो संबंध है उनको भी अच्छा करेगा और दोनों देशों को आर्थिक संकट से उभारने में भी जो है वो ये मदद करेगा। अब अगर बात करें यहाँ पर भाई ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि ये जो करेंसी स्वैप है ये क्या होता है। देखिए, करेंसी स्वैप यानी मुद्रा विनिमय जो होता है, दो देशों के बीच एक अनुबंध होता है, एक कह लीजिए साझेदारी होती है कि भाई दोनों देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो क्या काम करते हैं, एक दूसरे को विदेशी मुद्रा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे लिए कोई जो नेक्स्ट दूसरी कंट्री है वो क्या है हमारे लिए विदेशी मुद्रा है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो अमेरिका हो, वो सारी की सारी विदेशी करेंसी है। ऐसे ही श्रीलंका वालों के लिए हमारे देश की करेंसी क्या है, विदेशी करेंसी है। तो मतलब विदेशी जो करेंसी है उसका क्या करते हैं, दोनों देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उसका आदान प्रदान करते हैं और एक निश्चित समय रखा जाता है कि भाई आप निश्चित समय के बाद ये जो धनराशि है इसे लौटाओगे। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे देश को करेंसी दे दी और वो लौटाएगा नहीं, एक उसके लिए निश्चित समय भी रखा जाता है। तो यही चीज़ हुई है भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो आप श्रीलंका के बारे में जानते हैं। ये जो सुविधा रहेगी जो ये 2022 तक रहेगी, ठीक है, ये जो श्रीलंका को करेंसी दी गई है। सो अब अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। एक मिनट, हाँ जी, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो। श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। प्रधानमंत्री का नाम है महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, आई होप सो ऑल क्लियर चल रहा होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया। भाई हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, सो आपको बताना है डेट कि ये कब मनाया गया है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 26 जुलाई। 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, देखिए ये जो दिन था ना 26 जुलाई 1999 की अगर हम बात करें 1999 की, तो उस टाइम पे कारगिल युद्ध हुआ था किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। भाई जो हमारा आपने सुना होगा जो पाकिस्तान, आपने सुना होगा इसके बारे में कि जो पाकिस्तानी आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे दो देश की कुछ ज़मीनें थी उस पर अपना कब्जा जमा लिया था और ये जो युद्ध चला था ये लगभग 60 दिन तक चला था। ठीक है, सो कारगिल की जो पहाड़ियाँ थी उस पर पाकिस्तानी सेना ने क्या करा, अपना कब्जा संभा लिया भाई। और इसके लिए भारतीय सेना ने एक अभियान भी चलाया था, तो उस अभियान का नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। क्या था उस अभियान का नाम, ध्यान रखना है सारी चीज़ें, ये भी पूछ सकते हैं। ऑपरेशन विजय जो है वो उस अभियान का नाम था, जो कारगिल के टाइम, जो कारगिल के समय कारगिल को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भी चलाया गया था। तो यही इसी चीज़ को कि भाई हमारे वहाँ पे बहुत सारे जवान थे वो शहीद भी हुए थे, तो इसी को ही जो शहीद हुए थे उनकी याद में इसको मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस को। क्लियर, ऑल क्लियर। इसके अलावा बात करें, जब कारगिल युद्ध का समय चल रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखें। तो क्वेश्चन थर्ड आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ऑल क्लियर। भाई सबको क्लियर चल रहा है सारी चीज़ें, अगर क्लियर चल रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें पूछा है भारत के कोलकाता से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन जो है वो रवाना हुई है। तो कोलकाता से कौन सी कंट्री के लिए रवाना हुई है, तो बांग्लादेश। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली कंटेनर ट्रेन यानी मालगाड़ी है जो कि इसका पूरा का पूरा मतलब आपके लिए सफल परीक्षण हो गया है। ये जो कंटेनर ट्रेन है ये इसमें टोटल कितने कंटेनर्स है, तो इसमें टोटल 60 कंटेनर हैं, जो कि क्या है, एक मालगाड़ी है जो कोलकाता और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाएगी। भारत अब ये क्यों चलाई जा रही है, देखिए बांग्लादेश से हमारे जो पड़ोसी रिश्ते हैं उनको और अधिक मजबूत करने के लिए, और अधिक सुधारने के लिए, और जितनी भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं आपस में उनको और अच्छा बेहतर करने के लिए इस ट्रेन सेवा को शुरू किया गया है। तो ये जो ट्रेन सेवा है ये कहाँ से शुरू होगी, कोलकाता के कौन से स्टेशन से, मेजर हरहट, मतलब वहाँ पे स्टेशन है उसका नाम है ये
मेजर हरहट स्टेशन है कोलकाता का, यहाँ से ट्रेन शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, बांग्लादेश तक जाएगी। ठीक है, क्लियर है। टोटल कितनी दूरी तय करेगी, ये लगभग 117 किलोमीटर की दूरी जो है वो ये जो ट्रेन है, आप कह लीजिए मालगाड़ी टाइप की ट्रेन है, ये टोटल इतनी दूरी जो है वो कवर अप करेगी। सो क्वेश्चन आई होप सो हो गया होगा क्लियर। आगे चलें क्या, क्वेश्चन ये वाला अगर क्लियर हो गया हो तो भारत और किस देश के बीच में चल रही है, बांग्लादेश के बीच में चल रही है। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पे कुछ और भी बताना चाहूँगी। जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनका नाम क्या है, पीयूष गोयल, और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, वीके यादव है उनका नाम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 भाई बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन देखिए आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, एक बुक का नाम है द पैंडेमिक सेंचुरी। अब इस बुक के ऑथर कौन है, तो इस बुक के ऑथर हैं मार्क हैगिंसबॉम, इस बुक के जो है वो लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पे एस की जगह जो है ना बी आएगा, BOM, ये थोड़ा सा ना ठीक कर लेना। हैगिंसबॉम जो है वो इस बुक के लेखक हैं। अब इस बुक में क्या बताया गया है, तो देखिए इस बुक में 1918 से लेकर अब तक जितनी भी क्राइसिस हुए हैं, जितनी महामारियां फैली हैं, उस पर पूरा का पूरा फोकस किया गया है। यानी वो पूरी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो कोई भी महामारी हो, कोविड जैसी महामारी के बारे में भी इसमें लिखा गया है। तो जितनी 1918 से चली आ रही हैं महामारियां, सारी महामारी विनाशकारी महामारी थी। पूरा आपको पता है कितनी कितनी बड़ी महामारी हमारे पूरे वर्ल्ड में आ चुकी हैं, तो सारा डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में। तो ऑथर का नाम ध्यान रखना, मार्क हैगिंसबॉम, ये प्लीज़ एस को ठीक कर लेना, यहाँ एस नहीं है, बस एस की जगह बी आएगा। सो क्लियर है 5th क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा, होस्ट कौन करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम को। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा जो है वो ये होस्ट करने वाला है। ये जो गेम होंगे ये ओलंपिक्स के बाद होंगे, जो टोक्यो में 2021 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके बाद जो है वो ये गेम्स होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 4th संस्करण होगा, जो कि कहाँ पे होगा, अब हरियाणा में होगा। हरियाणा की जो इससे पहले 3 संस्करण हो चुके हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के, उसमें हरियाणा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इसी को देखते हुए देखिए, अगर बात करें, हरियाणा ने 2018 में 102 पदक जीते, 2019 में 159 पदक जीते, 2020 में 200 पदक जीते थे। तो इससे को देखते हुए कि भाई हरियाणा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो अब जो नेक्स्ट इसका 4th संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो हरियाणा में किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कौन से नंबर का 4th होगा ये अब की बार का। अब हरियाणा की बात हो ही गई है, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, क्लियर। ये बिल्कुल हरियाणा के बारे में तो ऑल क्लियर हो गया होगा। और ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज किस राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर, जिसका नेम क्या है, KAPP3 को चालू किया गया है। तो भारत के कौन से राज्य में हुआ है, तो गुजरात। आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पावर प्लांट है, कौन सा है, काकरा पार परमाणु पावर प्लांट है, और इसका तीसरा रिएक्टर यहाँ पे जो है वो लगाया गया है। ये देश का सबसे बड़ा रिएक्टर है। इसकी जो कुल क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी आप कह लीजिए, वो कितनी है, 700 मेगावाट की है। और ये जो आप कह लीजिए पावर प्लांट है, इसका जो 1993 में इसे स्थापित किया गया था, पहला जो इसका वो था रिएक्टर। दूसरा था 1995 में, ठीक है। और तीसरा जो पावर प्लांट है, जबकि तीसरे पावर प्लांट की शुरुआत 2010 में की गई थी, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। इसकी शुरुआत कर दी थी 2010 में, बट 2020 में इस तीसरे पावर प्लांट का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है और इसमें काम होना भी शुरू हो गया है। सो तीसरा कहाँ पे लगाया गया है, गुजरात में, और 2020 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, शुरुआत 2010 से हो गई थी। तो 7 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 53 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 1960
किसने जीता है? तो ये जीता है पी हरिकृष्णा ने। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनको कहा जाता है, पी हरिकृष्णा को। इस स्विट्जरलैंड में ये जो प्रतियोगिता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की, ये चल रही थी और इन्होंने जर्मनी के जो युवा खिलाड़ी थे विंसेंट केमर को हराया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने हराया किसे है, तो उनका नाम है विंसेंट केमर, जिसको इन्होंने हराया है। ये जर्मनी के थे, इनको हरा कर जो है वो इन्होंने ये जीत हासिल की है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको ये जी आकाश के बारे में बताया था। जो जी आकाश हैं ये इंडिया के 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं और इसके अलावा 2 और नाम बताए थे। तमिलनाडु के रहने वाले एम प्रणेश और गोवा के रहने वाले अमिया ऑडी को इंटरनेशनल मास्टर्स का टाइटल जो है वो दिया गया है। तो साथ ही साथ वो 2 क्वेश्चन भी मैंने आपके रिवाइज कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी हरिकृष्णा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मालदीव ने 26 जुलाई को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो मालदीव जो है वो 26 जुलाई को आज़ाद हुआ था। मालदीव किससे आज़ाद हुआ था भाई मालदीव? तो अभी हम बात कर लेंगे इसमें। तो 26 जुलाई को कौन सा इसने मनाया है अपना? तो 55 नंबर का जो है वो बनाया है। तो देखिए मालदीव को सन 1965 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, मतलब यूनाइटेड किंगडम ने 1965 में जो है वो इसे आज़ादी मिली थी। तो इस पर किसने अधिकार कर रखा था? यूनाइटेड किंगडम ने अधिकार कर रखा था। 1965 में इसको स्वतंत्रता मिली थी। 26 जुलाई का वो दिन था। तो 26 जुलाई को आज अगर देखा जाए तो 26 जुलाई 2020 को मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाया है। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें बधाई दी है इस उपलक्ष्य पे। और हाल ही में आपने सुना भी होगा, जो न्यूज़ आई थी कि भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को लगभग 6.2 टन जो है वो दवाइयाँ भी दी हैं और 600 टन जो है वो खाद्य पदार्थ भी मुहैया करवाए थे। सो मालदीव के साथ भारत का काफ़ी अच्छा संबंध है। तो इसलिए भारत ने जो है मालदीव के आर्थिक संकट के समय में काफ़ी सहायता भी की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सो क्लियर है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 इज, सिंगापुर देश में भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कला नारायण स्वामी। ये सिंगापुर में रहती हैं, मतलब भारतीय मूल की है लेकिन रहती कहाँ पे? सिंगापुर में रहती हैं। तो कोविड-19 के समय उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया था, जिसके चलते उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसमें उन्हें एक ट्रॉफी भी मिलेगी और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट मिलेगा एंड $7,200 भी जो है वो उन्हें दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 इज, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता जो है वो दी है? इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ 1 मिलियन टू विच कंट्री? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उत्तर कोरिया को जो है वो भारत ने अभी हाल ही में मदद की है। कितने रुपीस की? $1 मिलियन की जो है वो मदद की है। तो काफ़ी इस टाइम पे अगर आप देखें तो ये चिकित्सा सहायता यानी मेडिकल से रिलेटेड सहायता जो है वो उत्तर कोरिया को दी गई है। उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो उत्तर कोरियाई जीता चलती है। जीता, ये ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो मुद्रा चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए 12th क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार 2010 से लेकर 2020 के दौरान वन क्षेत्रों के मामलों में भारत की रैंक क्या है? भाई 2010 से देखा गया है ये पूरा आंकड़ा, तो भारत की जो इस बार रैंक आई है पूरा वो आई है 3rd नंबर की। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3rd पोजीशन आई है भारत की। 1st नंबर पे अगर बात करें तो चाइना आया है 1st नंबर पे एंड 2nd नंबर पे की बात करें तो 2nd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत जो है वो 3रे नंबर पर है। मतलब इसमें पूरा देखा गया है कि भाई 2010 से लेकर 2020 तक कितने वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, पूरा ये सब चीज़ों को देखते हुए ये लिस्ट जो है वो बनाई गई है और इसमें भारत का जो पोजीशन रही है वो रही है 3rd नंबर की। तो क्वेश्चन 12 क्लियर है, आंसर है ऑप्शन ए 3rd।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजामिन मकवा जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये किस देश के थे? द आंसर इज तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तंजानिया के जो है वो ये प्रेसिडेंट थे और इनकी हाल ही में जो है वो आपके लीजिए हाल ही में ये एक्सपायर हुए हैं। सो 13 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा तो और इसमें क्वेश्चन में कुछ और है नहीं, तो हमारे जितने जो क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के वो फिनिश हो गए हैं। अब हम स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, शुरू करें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, एक टर्म है वी, प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में वी का मतलब क्या है? वी मतलब हम का मतलब क्या है? अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है, आपकी बुक्स जो एनसीईआरटी की होती है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखी होती है, तो आप देख सकते हैं, नेट पे भी देख सकते हैं। सबसे पहली लाइन ही ये होता है कि हम भारत के लोग, ये लाइन होती है, वी आर द पीपल ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो वी का मतलब है द पीपल ऑफ इंडिया। हम की जो बात हो रही है यहाँ पे, भारत के लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सीरियस है वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? कैट स्टार, डॉग स्टार, फोक्स स्टार या फिर लायन स्टार। तो देखिए जो ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर वो सीरियस है। इसका एक और नाम है जो कि है डॉग स्टार, इसे कहा जाता है डॉग स्टार के नाम से। ये बहुत मतलब ब्राइटेस्ट है, ये अर्थ के नाइट स्काई से भी देखा जा सकता है, मतलब ऐसे तो आप देख नहीं सकते हो बट टेलीस्कोप से देख सकते हो, और इसे डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर। जब देखिए यहाँ पे इसमें पूछा ये गया है कि सिक्किम अलग राज्य, सिक्किम को राज्य का दर्जा कौन से साल में मिला था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। इससे पहले सिक्किम एक अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री थी जिसमें चौगियाल का जो है वो शासन चलता था। इसके अलावा 1974 में एक अमेंडमेंट पास किया गया था, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके तहत सिक्किम को अलग राज्य के दर्जा देने की बात की गई थी और 1975 में ये पूरा तरीके से पक्का हो गया था और ये सिक्किम जो है उसको एक अलग राज्य का जो है वो दर्जा मिल गया था। तो 1975 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच अमंग द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन लाइज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। भाई 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कौन सी इमेजिनरी लाइन लाई करती है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन। देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब क्या है? ये आपकी मान लीजिए अर्थ है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है वो बिल्कुल मिडल में होता है। तो ये मिडल से जो इमेजिनरी लाइन कोई खिंची नहीं होती है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। ये क्या करती है? अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर वाला एंड साउथ हेमिस्फीयर जो है वो नीचे वाला। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है इमेजिनरी लाइन, और इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हिंदी में यानी भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, दोनों ही इसके नाम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा? द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। भाई जो पेड़ है उनकी जो हम एज यानी उनकी जो कितने साल, कितना पुराना ये पेड़ है, तो कैसे पता चलता है? उसकी ग्रोथ रिंग से। रिंग्स मतलब जैसे जब आप मान लीजिए आपका पेड़ है, ऐसे ही बना देते हैं हल्की सी ड्राइंग, जब आप इसे बीच से काटोगे, मान लीजिए आपने यहाँ से इस पेड़ को काट दिया, यहाँ पे मैं बना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप पेड़ को देखा होगा आपने तो यहाँ पे ऐसे रिंग्स बनी होती है इस टाइप की, तो उन रिंग को काउंट करके पता चलता है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। तो जो ग्रोथ रिंग्स होती हैं उनसे पता चलता है पेड़ों की एज के बारे में। इसके अलावा जो स्टडी की जाती है इन ग्रोथ रिंग्स की, उस स्टडी का भी एक नाम है जिसे कहा जाता है डेंड्रो, मैं आधा नीचे लिख रही हूँ, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, ये जो है वो इसकी स्टडी को कहा जाता है। जो ग्रोथ रिंग की या प्लांट्स की एज की स्टडी की जाती है उससे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आई होप सो कि एज को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या देखते हैं? ग्रोथ रिंग्स देखते हैं। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो बताना ज़रूर कैसी आपको वीडियो लगी, अच्छी लगी तो लाइक
शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेक्शन के साथ। आप अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसी लग रही है, और टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड पढ़ते रहें। बाय बाय।